your purpose in life is to search for the truth. And that's really how you view yourself. No matter what you do, that's the frame. नमस्कार। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हाल ही में जो इंटरव्यू उनके YouTube चैनल पर पब्लिश हुआ है, इस इंटरव्यू पर मेरी वीडियो कमेंट्री राहुल गांधी का सच के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। अगर हम एक बर्ड आई व्यू से यानी एक विहंगम दृष्टि से देखने की कोशिश करें, नेहरू, गांधी, सुभाष पटेल, अंबेडकर, इन सभी के जीवन और विचारों, उनकी बनावट के जो फंडामेंटल पिलर्स हैं, उनके बारे में राहुल गांधी ने बातचीत की है। If you want to do non-violence resistance, then truth is your only weapon. Truth is your plea. It's that Arjun story, that no matter what you did to Nehru, Mahatma Gandhi, Ambedkar, no matter what you did to them, they were not budging from the truth. सच ही उनके जीवन का दर्शन था और सच की खोज उनके जीवन का लक्ष्य। नेहरू या गांधी की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से, यानी गांधी की माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ और नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दोनों ही किताबों के टाइटल में आपको एक अनोखी समानता मिलेगी। जहां गांधी की माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ व्यक्ति जीवन में सच की साधना करने पर आधारित है, दूसरी तरफ नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक राष्ट्र, एक समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य की यात्रा में झांकने की कोशिश है। इनके टाइटल में एक जो बेहद अहम समानता आपको दिखाई पड़ेगी। आपको 3 शब्द मिलते हैं: एक्सपेरिमेंट, ट्रूथ, डिस्कवरी। ये तीनों ही शब्द विज्ञान से जुड़े हैं। विज्ञान यानी सत्य को समझने का औजार। चाहे आप भारतीय दर्शनों की दृष्टि से देखें या पाश्चात्य दर्शनों की दृष्टि से देखिए, सत्य, प्रयोग और आविष्कार या खोज, ये शब्द सत्य को जानने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। इसका एक दिलचस्प उदाहरण मैं प्राचीन आयुर्वेद से देता हूं। सुश्रुत संहिता में शिक्षक और छात्र यानी गुरु और शिष्य की विशेषताओं को बताते हुए कहा गया है, विद्यार्थी यानी ज्ञान का अर्जन करने वाला शिष्य वह है जो उन बातों का परीक्षण करता है, प्रयोग करता है, जिसे उसने शिक्षक से यानी गुरु से सुना है। जाहिर सी बात है कि प्रयोग या एक्सपेरिमेंट की कोशिश में वह विद्यार्थी यह जान लेगा कि वह बात सही है या गलत। इसी तरह से इसमें गुरु की विशेषता बतलाई गई है। गुरु वह है, शिक्षक वह है, ज्ञान देने वाला वह है जिसने खुद वह प्रयोग किया है, उन बातों को परीक्षण करके देखा है जो वह कह रहा है। आप अगर गौर करेंगे तो यही विज्ञान है। यहां चाहे बड़ा से बड़ा ही शिक्षक या गुरु या वैज्ञानिक क्यों ना हो, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं अगर वह एक्सपेरिमेंट में, परीक्षण में अगर वह सही नहीं उतरती, प्रयोग में वह सिद्ध नहीं किया जाता, तो वह सिद्धांत विज्ञान के लिए निरर्थक है, गलत है। विज्ञान में न्यूटन भी गलत हो सकते हैं, आइंस्टीन भी गलत हो सकते हैं। अगर उनका कोई सिद्धांत, उनकी कोई थियरी प्रैक्टिस में यानी एक्सपेरिमेंट में गलत सिद्ध हो जाती है। तो इन दोनों ही लोगों की जो सबसे अहम किताबें हैं, उनमें ये तीनों शब्द डिस्कवरी, ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट जो आते हैं, इससे हम उस युग के लोगों की मानसिक बनावट को भी समझते हैं। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस को लें, अंबेडकर को लें, चाहे भारत के उस युग के बड़ी पर्सनालिटीज को लें, या चाहे आप पश्चिम के बड़े वैज्ञानिकों या राजनीतिक हस्तियों को लें,
आपको उस युग के मिजाज में ही एक तरह की वैज्ञानिक मानसिकता, वैज्ञानिक पद्धति से सच को समझने की एक कोशिश दिखाई पड़ेगी। और व्यक्तिगत जीवन में इन लोगों ने भले ही जिस हद तक विज्ञान को अपनाया या अपनाने में सफल या असफल रहे, लेकिन उनके पूरे मिजाज में आपको यह वैज्ञानिक चेतना, ज्ञान और सत्य को समझने की कोशिश दिखाई पड़ेगी। और उसी की झलक इन दोनों की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों के टाइटल में आपको दिखाई पड़ता है। तो राहुल गांधी का यह निष्कर्ष निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से सच है। और राहुल गांधी इसीलिए यह दोहराते हैं कि आप इन्हें पॉलिटिशियन के रूप में देखना चाहेंगे, आप इन्हें लेखक के रूप में देखना चाहेंगे, इस या उस खांचे में, इस या उस फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मौलिक बात है, जो मुख्य बात है, वह यह कि ये सभी लोग दरअसल अपने अपने जीवन में सच की खोज करने की कोशिश में जुटे हुए लोग थे। चाहे बात आप अंबेडकर की करें, जिनका सामना अपने समय की सामाजिक सच्चाई से जब होता है तो वे उस सच को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, सामाजिक और जातिगत विषमताओं को लोगों के सामने मजबूती से रखने की कोशिश करते हैं और वे उसके लिए जीवन भर लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे आप बात सुभाष चंद्र बोस की करें, एन इंडियन पिलग्रिम या ड्रीम्स ऑफ यूथ को ही लें, कई जगह वे विवेकानंद को कोट करते हैं, स्वामी विवेकानंद की उस फंडामेंटल स्टेटमेंट को, जिसमें विवेकानंद ने कहा था कि सत्य के लिए पूरी दुनिया को छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर पूरी दुनिया के लिए भी सच को नहीं छोड़ा जा सकता। If you look at Gandhi carefully, you will find that he was extremely unpopular with the Indian elite. They hated him. Elite, yes. They absolutely hated him. The newspapers hated him. The businesses hated him. The Maharajas hated him. The British hated him. The masses liked him. Right? So, and slowly, as the masses lined up behind him more and more, then others started to like him. अगर हम इस बात को दूसरे लोगों की जिंदगी में देखना चाहें, उस दौर में घुसना चाहें, तो आपको रविंद्रनाथ की कविताएं आपके जहन में गूंजेंगी। उनकी वह मशहूर कविता, सच के साथ अगर जरूरत पड़े अकेले चलो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही क्यों न हो। भगत सिंह की जिंदगी में झांकें और उनकी रचनाओं को देखें, वे जगह जगह कहते हैं कि अध्ययन और आलोचना किसी भी क्रांतिकारी का बुनियादी चरित्र है, उसका बुनियादी गुण है, फंडामेंटल कैरेक्टर है। और अध्ययन और आलोचना यानी सत्य को खोजने की कोशिश, यानी गोली बंदूक नहीं, ज्ञान, अध्ययन, आलोचना, सच को खोजने की कोशिश, यही क्रांतिकारी के गुण होते हैं। सत्य को खोजने की जो कोशिश है, इसे राहुल गांधी न सिर्फ नेहरू गांधी तक सीमित रखते हैं, इसे वे किसी भी इंसान के फंडामेंटल कैरेक्टर के रूप में पेश करते हैं। वे बताते हैं कि सच की खोज ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। और इसके साथ साथ वे दावा करते हैं कि खुद वे भी अपने को एक पॉलिटिशियन के रूप में नहीं, एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि सच के साधक के रूप में, सच के खोजने वाले एक जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वह है सच की तलाश। नेहरू के बहाने राहुल गांधी न सिर्फ नेहरू, गांधी, पटेल, सुभाष, अंबेडकर के उस युग की इस मौलिक विशेषता को सामने लाते हैं, साथ साथ वे आइडेंटिफाई करते हैं, अपने को भी उसी परंपरा में जोड़ते हैं। आप और पीछे चले जाइए, इस देश में आपको कबीर मिलेंगे,
रैदास मिलेंगे, गुरु नानक मिलेंगे। कबीर ने सामाजिक जीवन के सच को लोगों के सामने रखने की कोशिश की और तमाम तरह के जो आडंबर, जो धार्मिक अंधविश्वास, जो धार्मिक आडंबर फैले हुए थे, उन पर, चाहे वे हिंदुओं में हो या मुसलमानों में, उन पर जमकर प्रहार किया। और रैदास ने तो कठौती से सोने का कंगन निकालकर, यानी प्रतीक के जरिए, यह साफ साफ घोषणा ही कर दी कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन अगर साफ है, मुक्त है, उसमें किसी तरह की अंधता, किसी तरह का बंधन नहीं है, चाहे वह जात पात हो, धार्मिक हो या किसी भी किस्म का अगर बंधन नहीं है, तो उस मन से सोना, यानी जीवन के सबसे बड़े अनमोल सत्य को भी खोजा जा सकता है, पाया जा सकता है, हाथ बढ़ाते ही निकाला जा सकता है। भारत के सुदूर अतीत में सत्य का पूरा दर्शन लिए पहाड़ जैसे व्यक्तित्व वाले बुद्ध मिलेंगे। भारत के दर्शनों की जो मूलभूत बात ज्यादातर दर्शनों में आपको देखने को मिलेगी, वह आपको व्यक्ति को सच के साधक के रूप में, सत्य के खोजी के रूप में व्यक्ति को देखने की कोशिश। राहुल गांधी जब अपने को नेहरू गांधी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो दरअसल वह इसके जरिए भारत की इस पूरी पूरी परंपरा से, जिसकी शुरुआत प्राचीन ग्रंथों से होती है, आखिर सच को जानने की कोशिश नहीं तो सच को महत्वपूर्ण और अहम मानने की इच्छा, चाहत ने, और सच को और अपने समय के सच को अगली पीढ़ियों तक ट्रांसफर करने की कोशिश ने ही तो वेदों की रचना को संभव बनाया। उस समय का सत्य जो भी रहा हो, महत्वपूर्ण यह है कि यह पूरी की पूरी परंपरा दरअसल मनुष्य को, इंसान को सच के खोजी के रूप में देखती है। Gandhi, Nehru, Patel, Ambedkar, their whole thing was confronting fear, becoming friends with your fear. And really that's what they taught. Nehru didn't teach socialism or politics or science. No, and Gandhi didn't teach any of those things. All Gandhi and Nehru did was they told India, they showed India that you can be brave, you can be courageous. And millions of people followed them. So that to me is the difference. All human endeavor, all powerful human endeavor is a confrontation of fear. Whether you're a scientist or you're an engineer, whatever you are, if you're doing something well, what you're actually doing is confronting your fear. You're saying, okay, these gentlemen are fighting the British Empire. That is scary. That is scary. I mean, that's a very scary thing. They are going to jail, they are being beaten up, they can be killed. If the British Empire wanted to kill Mahatma Gandhi or wanted to kill Nehru, it was like, it was like that. So you're sitting there facing death. That's why these people arise. दूसरी महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी ने कही, सच मानिए तो मैं किसी पॉलिटिशियन से ऐसी बात की सुनने की उम्मीद नहीं कर सकता था। यह बात किसी बड़े फिलोसोफर की हो सकती थी, एक ऐसा मोटिवेटर जो अपने युग को एक्टिवेट कर सकता हो। इसलिए इसे राहुल गांधी के मुंह से सुनकर मुझे बेहद हैरानी हुई। वह बात थी कि इतिहास में सभी महान मानवीय प्रयास दरअसल डर का सामना करते हुए, डर का मुकाबला करते हुए निर्मित हुए थे। और राहुल गांधी ने जोर दिया कि चाहे आप साइंस को लें, कला को लें, प्रतिरोध की राजनीति को लें, इतिहास में दुनिया भर में जो सबसे महान मानवीय प्रयास थे, उसमें आपको भय का सामना करने की जद्दोजहद, संघर्ष आपको दिखाई पड़ेगा, और वे प्रयास उसी संघर्ष की पैदाइश थे। अद्भुत बात है कि दुनिया के सभी महान लोग जो इतिहास में अब तक हुए हैं, चाहे भारत में हो या विश्व के किसी भी देश में, वे दरअसल अपने अपने समय के, अपने अपने युग के सबसे बड़े भय, सबसे बड़े डर से लड़कर
पैदा हुए थे। अगर आप पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो कृष्ण मिलेंगे, राम मिलेंगे और न जाने कितने लोग मिलेंगे। और इतिहास में जाएंगे तो जितने भी इतिहास पुरुष थे, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, वे अपने समय के या अपने भय का मुकाबला करके ही पैदा हुए थे। गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल, अंबेडकर भारत के सबसे बड़े डर, उस समय के सबसे बड़े डर यानी साम्राज्यवाद यानी भारत की गुलामी से लड़कर पैदा हुए थे। अंबेडकर जो जाति विषमता थी उसके साथ भी उन्होंने लड़ा। या फूले को लीजिए या दूसरे तमाम व्यक्तित्व आपको मिलेंगे। आप अतीत में चले जाइए, बुद्ध तो अपने समय के जो सबसे बड़े डर थे यानी जरा, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, मनुष्य के इन शाश्वत भय, उसका मुकाबला करते हुए ही बुद्ध का पूरा दर्शन पैदा हुआ। तो दुनिया के सभी पावरफुल जो पर्सनालिटी रही हैं, उनकी जड़ें, उनके सोर्स दरअसल एक तरफ जहां सत्य को जानने की कोशिश है, उनमें आपको अपने समय के, अपने व्यक्ति जीवन के या अपने सामाजिक जीवन के डर को, भय को समझने की कोशिश, उसके सत्य को जानने की कोशिश और उससे लड़ने की कोशिश, यही उनका जीवन है। यही इसी में उनके व्यक्तित्व की, उनकी पर्सनालिटी की जड़ें जो है छिपी हुई है। और भारत के तमाम साहित्य, भारत की मानसिक चेतना में आपको असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई, संघर्ष, इसी को मनुष्य के, व्यक्ति के सबसे बड़े गुण के रूप में देखने की कोशिश आपको दिखाई पड़ेगी। सभ्यता अभी जब पैदा भी नहीं हुई थी तो अंधेरा, अंधकार सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा डर, और उससे लड़ने की कोशिश में, आग को जानने की कोशिश, उस पर कंट्रोल, उस पर काबू पाने की कोशिश, और उसे नियंत्रित करके इंसान ने अंधेरे पर विजय हासिल की। सभ्यता के युग की शुरुआत हुई। गांधी और नेहरू के युग का सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर क्या था? सबसे बड़ी सामाजिक सच्चाई क्या थी? एक तरफ जहां सामाजिक विषमताएं थी, जातीय बंधन थे, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी सच्चाई जो इन सभी के जीवन में सच थी, वह थी अंग्रेजों की गुलामी, साम्राज्यवाद की, ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी। इससे बड़ा खौफ कुछ भी नहीं था। और इन सभी लोगों की कोशिश इसी डर से, इसी भय का मुकाबला करने में थी। और शायद इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सड़क पर, मैदान में, घर में, कहीं भी अगर अन्याय देखो, गलत देखो, उसका डट कर विरोध करो। मैंने जीवन में जो ताकत पाई है, इसी अन्याय के खिलाफ लड़ने और सच के साथ खड़े होकर पाई है। तमाम राजनीतिक लोग, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी हो या दूसरी पार्टियों के लोग, भले ही अपनी राजनीति को गरीब परस्त या आम जनता की राजनीति कहते हो, लेकिन चोरी छिपे वे दरअसल बड़े बड़े उद्योगपतियों के दरबार के दरबारी होते हैं। राहुल गांधी ने बड़े ही साफगोई से, सीधे साधे सपाट लहजे में कहा है कि उनके लिए रामचेत मोची और बिल गेट्स में कोई फर्क नहीं। Which is curiosity in everything and giving value to everything. Meaning if I go and talk to Mr. Bill Gates, and then I go and talk to Chet Ram Mochi, the curiosity is the same. The interest is the same. The fact that this man is very rich, or this is a very powerful system, or this is a very big system, versus that is a very not so powerful system, not so wealthy, it makes no difference to me. तो इन तीन सबसे महत्वपूर्ण बातों के अलावा भी संदीप दीक्षित को दिए गए इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने
अलग अलग जगहों पर अलग अलग संदर्भों में कुछ बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। जैसे एक जगह वह कहते हैं कि आजकल लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते। आजकल लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते, बट somebody has to tell it. As a politician, if you frame it that way, it's easier to say, भाई आप ये सुनना चाहते हो, बता देता हूं, but my soul doesn't let me do it. You know, I just can't. And I'm like, okay, I'll take the hit. I'm happy to take the hit. But I'm not going to veer off from the truth because you want me to. It's like एक प्रकार की, I don't know what it is. वह बातें सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद हो, और राजनीति के क्षेत्र में तो यह बेहद महत्वपूर्ण है। लोग अपने अपने पसंद के मुताबिक जिस भी पॉलिटिशियन को, जिस भी पार्टी को, जिस भी दल को अपना आइकन मान लेते हैं, उसके अलावा किसी भी दूसरी बात को वे सुनना नहीं चाहते। एक तरह की अंधता का यह दौर हमें दिखाई देगा। यह बात हमारे समय की सच्चाई है। यह न सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में है, यह हमारे विश्वासों में है, हमारे बहसों में है, घर में, परिवार में, हर जगह। अगर उस तरह से देखेंगे तो हमारे समय के इंसान की यह फंडामेंटल, यह मौलिक विशेषता होती जा रही है, एक तरह की अंधता। हम अपने आंखों को, अपने कानों को दूसरी चीजों के लिए बंद कर लेते हैं, दूसरी हवाओं के लिए बंद कर लेते हैं। यानी अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ बंद करके हम सिर्फ अपने आप को सुनते हैं। और सच्चाई अक्सर हमें दूसरी दिशाओं से मिलती है, दूसरों की बातें सुनने के बीच से मिलती हैं। नए नए तथ्यों पर नजर डालने, उन पर उन्हें जानने की कोशिश से मिलती हैं। और जिस तरह से हम अपने दरवाजे, खिड़कियां पूरी दुनिया के लिए बंद कर लेते हैं, तो ऐसे में किसी भी मामले में सच तक पहुंच पाना, अपने आप के बारे में भी सच तक पहुंच पाना, अपनी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट अपने आप के बारे में, यह हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और नेता भी इस बात को समझ चुके हैं, और इसलिए वे वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। और सामाजिक जीवन में, लोगों में जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, नेता उन्हीं प्रवृत्तियों को, उन्हीं नेगेटिव चीजों को भड़काकर, उनकी बातें करके अपनी पॉपुलैरिटी का लेवल बढ़ाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि आखिर किसी न किसी को तो सच्चाई कहनी ही पड़ेगी, सच्चाई से भागा तो नहीं जा सकता। और हो सकता है कि इससे आपको नुकसान हो, इससे आपकी पॉपुलैरिटी घटे। लोग चूंकि सच को नहीं सुनना चाहते, वे अपनी पसंद की बात सुनना चाहते हैं, तो फिर भी यह रिस्क, यह जोखिम उठाना पड़ेगा। और वे दावा करते हैं कि चलो मैं ही यह जोखिम उठाता हूं। आज से 100 साल पहले, यानी स्वतंत्रता संघर्ष के भारत और मौजूदा भारत की जो फर्क आया है, इस पर एक और बात राहुल गांधी कहते हैं कि 1935 में, 1920 में हम आज से ज्यादा साहसी थे। नेहरू, गांधी, सुभाष, पटेल, इन्होंने राजनीति नहीं सिखाई, इन्होंने सोशलिज्म को नहीं सिखाया, इन्होंने कोई थ्योरी नहीं सिखाई। इन्होंने भारत को यह बताया कि आप बहादुर हो सकते हैं, आप ब्रेव हो सकते हैं, आप इससे ज्यादा ब्रेव हो सकते हैं। और लाखों भारतवासी उनकी इस बात पर उठकर खड़े हो गए। जब वे कहते हैं कि आज लोग डरे हुए दिखते हैं और 1935 में लोग ज्यादा साहसी थे, यह और बात है कि उस समय अंग्रेजों की गुलामी थी। राजा महाराजाओं और अंग्रेजों की पार्टनरशिप
इस देश में चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद लोग साहसी थे। उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन वे साहसी थे, और आज लोग डरे हुए दिखते हैं। I went to the jail, one of the jails. I think it was Naini, but I'm not sure. I happened to be going to that jail, and the jailer told me, your great grandfather was here. So I said, आपको मैं दिखाता हूँ. And he took me to the cell where my great grandfather was, small little place. He was in solitary confinement. And then he said, then we looked at it, and then he said, मैं आपको visitors book दिखाना चाहता हूँ. He showed me the visitors book. And now that visitors book is written by Nehru when he's leaving jail, probably a 3-year term or something. And what do you think he's saying in that book? He's thanking the jailers. अच्छा, Yeah. And he said, thank you for giving me such a great time. Thank you for teaching me so much. Thank you for everything you've done for me. Now, so these people had no enemies. They didn't view the world as me and my enemy. They understood very well that there were forces that were resulting in what was going on. And what you had to fight was the forces. उस कमेंट में जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज जेलर को थैंक यू कहा था, और उन्होंने धन्यवाद दिया था कि यहां पर मुझे कितना कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। अगर आप भगत सिंह के अंतिम 3 सालों की जिंदगी को देखेंगे तो उनके व्यक्तित्व, उनके विचारों में इतना बड़ा विकास दिखाई पड़ता है जो अद्भुत है। तो इसकी एक वजह जेल के जीवन में, कठोर जीवन में, देश, दुनिया, समाज और अपने आप को लेकर, मनुष्य को लेकर जो चिंतन प्रक्रिया उनके विचारों में चलती थी, जो कुछ उन्हें उस कठिन जीवन के बीच जानने समझने को मिलता था, वह अपने आप में बेहद मूल्यवान होता था। और जेल के दिनों में ही जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी। और राहुल गांधी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि इन लोगों के लिए यह ठीक है कि वे अन्याय का विरोध करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये जो अन्याय है वह एक सिस्टम से पैदा हो रहा है, और इसलिए वे उस सिस्टम के विरोधी होते थे, उससे लड़ते थे, उसके लिए बलिदान देते थे। लेकिन वे दुनिया को मैं और मेरे दुश्मन के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए कोई एनिमी नहीं होता था। अगर कुछ गलत था, कुछ अन्यायपूर्ण था, तो वह एक खास सिस्टम की वजह से था, और वे इस सिस्टम को बदलना चाहते थे। लेकिन वे व्यक्ति को, दूसरों को या दुनिया को अपने शत्रु के रूप में, मैं और मेरे शत्रु के रूप में विभाजित करके नहीं देखते थे। मैं और मेरे शत्रु के रूप में विभाजित करने का जो आग्रह, ये हमारे समय की एक बेहद जटिल साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, जो राहुल गांधी अपने इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में जिसका जिक्र करते हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर पूरे दुनिया की राजनीति को, जो पॉलिटिकल एक्टर अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, चाहे वे उन देशों के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, या दूसरे फील्ड में आप देखेंगे तमाम तरह के सेलिब्रिटीज हैं, तमाम तरह के अपराध जो आजकल देश विदेश में आपको दिखाई पड़ेंगे, उनके मनोविज्ञान का अगर आप विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि उनके भीतर यही मनोवृत्ति, यही साइकोलॉजी, ये बेहद जटिल मनोविज्ञान काम करता है। वे दुनिया को मैं और मेरे शत्रु के रूप में विभाजित करके देखते हैं। और शायद इसलिए राहुल गांधी जब अपने इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में इस बात को उठाते हैं, तो यह दरअसल उसी सच्चाई को अपने समय की, जो न सिर्फ हमारे देश की राजनीति की और दूसरे क्षेत्रों में पर्सनल व्यक्ति मनोविज्ञान की सच्चाई है, व्यक्ति मनोवृत्तियों की सच्चाई है, बल्कि पूरी दुनिया में यह एक रोग के रूप में फैली हुई मानसिक बीमारी है। There are 2 religious philosophies in India. Shaiva philosophy is completely democratic. There's nothing undemocratic about the Shaiva philosophy, right? Guru Nanak is completely democratic.
Kabir is completely democratic. They do not believe in a hierarchy. They do not believe in a caste structure. They're purely democratic. So there is a very profound and deep democratic strain in India. And Gandhiji represented that strain. My great-grandfather represented that strain. Ambedkar ji represented that strain. And that is what is under attack. What is under attack is a particular religious philosophy that underpins that democracy. The constitution is, the ideas in the constitution are 3,000 years old. तो नेहरू के बहाने राहुल गांधी ने अपने इस इंटरव्यू में दरअसल एक पॉलिटिकल से ज्यादा फिलोसॉफिकल, एक वैचारिक डिस्कोर्स को खड़ा किया है। पहली नजर में इस इंटरव्यू का मकसद किसी राजनीतिक एजेंडे को स्थापित करना नहीं है, बल्कि इसमें एक वैचारिक, एक दुनिया की और हमारे समाज की कुछ सच्चाइयों को सामने रखा गया है। 100 साल पहले के भारत के लोगों की चरित्र की विशेषताओं और मौजूदा समय में हमारे समय के आदमी के सच को समझने की एक कोशिश है। यह इंटरव्यू इसी कोशिश के रूप में दिखाई पड़ता है। और अगर हम इस इंटरव्यू की मुख्य बातों को सम अप करेंगे तो यह दिखाई पड़ेगा कि इस इंटरव्यू का जोर दरअसल एक व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसकी मानसिक बनावट, उसके सोचने समझने के ढंग और उसके एक्शन यानी क्रियाकलाप पर है। हमारे समय के व्यक्ति की इन व्यक्तिगत गुणों, उसके व्यक्तिगत कैरेक्टर, उसके व्यक्तिगत दर्शन को देखने समझने की कोशिश करता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने पॉलिटिशियन से, अपने राजनेताओं से ये उम्मीदें करना छोड़ चुके हैं कि वह अपने समय को देखने समझने की कोशिश करे, अपने समय के न सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को समझे, बल्कि अपने समय में व्यक्ति के जीवन में कौन सी समस्याएं काम कर रही हैं, उसके पारिवारिक जिंदगी की सच्चाई क्या है, किस तरह से परिवारों का विघटन हो रहा है, टूट रहे हैं, किस तरह से व्यक्ति अकेला होते जा रहा है, उसके सोचने समझने, उसके क्रियाकलाप में कौन सी गड़बड़ियां आ रही हैं। क्योंकि अगर पॉलिटिशियन इन बातों को जानने समझने की कोशिश करेंगे तो आखिर सत्ता भी तो इन्हीं पॉलिटिशियन से बनती है। सत्ता जो ये बुनियादी मसले हैं व्यक्ति के जीवन की, हमारे समाज की में चल रहे व्यक्ति के जीवन की, उसके पारिवारिक समस्याओं की जो सच्चाइयां हैं उनको वह समझ पाएगा। और चूंकि ये व्यक्तिगत समस्याएं वास्तव में एक खास सिस्टम की देन होते हैं, एक समाज की देन होते हैं, इसलिए व्यापक रूप से उस समाज को पॉजिटिव चेंज की तरफ ले जाने का काम दरअसल सिस्टम के द्वारा, यानी सत्ता के द्वारा ही हो सकता है। वह किसी व्यक्ति के बूते की बात नहीं है। और इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने पॉलिटिशियंस, अपने नेताओं से यह उम्मीद करें कि वह न सिर्फ देश की राजनीति के बड़े मुद्दों को देखने समझने की कोशिश करें। वे बड़े मुद्दे दरअसल व्यक्ति के छोटे छोटे मुद्दों से, उसके रोजी रोजगार, पारिवारिक जिंदगी, उसके सोचने समझने, उसके क्रियाकलाप से पैदा होते हैं। और जब तक वह व्यक्ति की इन क्रियाकलापों को, उसकी मनोवृत्तियों को, उसके जीवन की सच्चाइयों को नहीं समझेगा, छोटे छोटे, कथित रूप से छोटे छोटे आम लोगों की जिंदगी की सच्चाइयों को नहीं समझेगा, तब तक हम देश में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। और इस लिहाज से यह इंटरव्यू बेहद महत्वपूर्ण है कि उसमें हमारे समय की व्यक्ति की सच्चाइयों को देखने समझने की कोशिश की गई है। अपनी इस टिप्पणी, अपनी इस कमेंट्री के आखिरी हिस्से यानी तीसरे पार्ट में मैं इस पूरे डिस्कोर्स को एक क्रिटिकल एंगल से, आलोचक की दृष्टि से जांचने परखने की कोशिश करूंगा और यह उधेड़ने की कोशिश करेंगे कि
ये जो बड़ी बड़ी बातें, ये जो बातें महत्वपूर्ण हैं लेकिन बेहद बड़ी बातें हैं, इन पर जो इतनी बातचीत की गई है, उसका हमारी राजनीति में प्रैक्टिकल रूप से या खुद राहुल गांधी की जिंदगी में इन बातों की क्या अहमियत है? क्या ये सिर्फ किसी पॉलिटिकल मैसेजिंग का हिस्सा है? क्या ये इमेज बिल्डिंग का हिस्सा है? तीसरे पार्ट को जरूर देखें। देश दुनिया के बदलाव के ट्रेंड पर नजर रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर संभव हो तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करके थोड़ी सी धनराशि के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। What's the difference today? My favorite story is Fidel Castro story. Mhm. So a journalist goes to Fidel Castro and he says, you're a genius. And Fidel Castro says, why? American journalist. He says, why? He says, because you found these guys, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, these guys are unbelievable guys. They're ready to die for the revolution. What is your technique? How do you manage them? And how do you find them? So Fidel Castro looked at him and said, you're an idiot. Mhm. He says, I don't find them and I don't manage them. So he's like, what do you mean? He's like, no, I don't do it. Batista does it. Acha. So all I do is I stand in one place and these people come. When Batista's army, Batista was the man he was Yeah, fighting. When Batista's army comes, half of them run and the other half get killed. What's left are the people you're talking about. So it is always the attacking force that creates the leadership. It's never the leadership that is being created. This is a selection process. There were millions of people who stood against the British. Many of them died. Many of them ran away. Many of them colluded. And these people were persistent. They kept standing there. They didn't back down. And that's why you view them as leaders. Savarkar's picture would have been up here if he hadn't signed that letter. The British unselected Savarkar. They broke him. That's just what happened. They couldn't break him. They couldn't break him. They couldn't break Patel. They couldn't break Bose. They couldn't break Ambedkar. Simple. So leadership is always about standing against the pressure. What a Nehru or a Gandhi did was tell India the reality of what they were facing. India was refusing to accept that for many years that they were enslaved by the British. Large majority of our elite was perfectly happy with the British, right? And what Gandhiji and Nehru said was, this is slavery. You will never be successful under the British. So in a sense, they awakened India and made India look at the truth. Now India has certain truths which India is not ready to face right now. It's going to have to face them. There's no way out. You're going to have to face them. You're going to have to develop the courage to face them.